हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकिर लटोरिया और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपायरेशन लॉसेस। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन लॉसेस को समझने के पहले आपको मैं बता दूं कि व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या कहलाता है। तो जो नए दोस्त हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर को देखें। तो स्टार्टिंग में हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझा था, वहां पे मैंने आपको ट्रांसपायरेशन को समझाया था कि ट्रांसपायरेशन आपका क्या कहलाता है। जो हमारी अर्थ सरफेस पर प्लांट्स हैं, क्या है, प्लांट्स हैं, तो वो प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अर्थ सरफेस या सॉइल से क्या करते हैं, मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और अल्टीमेटली अपनी लीव्स पत्तियों के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में उसको क्या कर देते हैं, एवेपोरेट कर देते हैं। इस टोटल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आपको बोलूं कि अब जो मैंने आपको बोला है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब जब फोटोसिंथेसिस की आपकी प्रोसेस होगी, मतलब तब आपका ट्रांसपायरेशन होगा। तो जनरली आपकी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट होती है, तो आपके डे टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने वाली है। तो मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन जो आपको मिलेगा वो कब मिलेगा, डे टाइम में ही आपको ओनली मिलेगा, नाइट टाइम में आपको नहीं मिलेगा। क्लियर, ये आपको याद रखना है। क्लियर, तो यहाँ पर ट्रांसपायरेशन की जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर लीव्स द बॉडी ऑफ अ लिविंग प्लांट्स एंड रीच द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर्स। क्लियर, मतलब जो आपके प्लांट्स हैं उसकी बॉडी के थ्रू जो आपका वाटर क्या हो रहा है, लीव्स हो रहा है, कहां पे, एटमॉस्फेयर में जनरली आपको वाटर वेपर की फॉर्म में मिल रहा है। क्लियर, अब मैंने नेक्स्ट क्या बोला कि ट्रांसपायरेशन अकर्स व्हेन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रन। क्लियर, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपकी रन होगी तभी आपको ट्रांसपायरेशन मिलेगा। क्लियर, अब फोटोसिंथेसिस आपका जनरली किसमें होता है, डे टाइम में होगा। क्लियर, तो आपका जो ट्रांसपायरेशन होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जो आपका ट्रांसपायरेशन होगा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कब मिलेगी आपको, मैक्सिमम इन डे टाइम अराउंड 95%। 95% तक जो आपका ट्रांसपायरेशन होगा वो कब होगा, आपका डे टाइम में होगा। क्लियर, अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो आपका जो व्यापम सब इंजीनियर का और एसएससी जूनियर इंजीनियर, ये जो डिप्लोमा बेस्ड आपके एग्जाम्स होते हैं, क्लियर, अभी हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के अकॉर्डिंग, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हैं। क्लियर, तो जो आपके डिप्लोमा बेस्ड थ्योरेटिकली जो आपके एग्जाम्स होते हैं जिसमें थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, क्लियर, लाइक व्यापम सब इंजीनियर। क्लियर, तो उसमें यहाँ पे छोटे छोटे फैक्टर्स डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब व्यापम का नाम आया तो आपको एक इंपॉर्टेंट मैं न्यूज दिए देता हूँ कि हमारे परीक्षा ऐप पर आप जाके लाइव क्लासेस, लाइव कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से आपको परीक्षा ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है, अपना स्टेट मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करना है और पीईवी टेक्निकल करके आपका एक ऑप्शन ओपन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और नेविगेट इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। वहां पे स्पेशल वो व्यापम सब इंजीनियर के लिए हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब वापस से यहाँ पे आ जाते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन को आपके क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। क्लियर, तो अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, हेडिंग मैंने डाल दी है, इंपोर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट ट्रांसपायरेशन। तो पहला आपका फैक्टर क्या है, एटीएम वेपर प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है जो आपके ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर रहेगा। क्लियर, टेम्परेचर पे भी ट्रांसपायरेशन आपको क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर, इसलिए मैंने बोला डे टाइम में आपको मैक्सिमम मिलेगा, जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपको। नेक्स्ट विंड की बात करेंगे। क्लियर, एक विंड भी फैक्टर है जो ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करेगा। लाइट इंटेंसिटी की, लाइट की क्या इंटेंसिटी है। क्लियर, अब डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में भी आपका जो टेम्परेचर होगा, जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो वेरी करेगी। क्लियर, तो ये भी है एक फैक्टर जो ट्रांसपायरेशन को क्या करेगा, आपका इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, व्यापम में पूछा गया है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। क्लियर, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो अर्थ सरफेस है उसमें डिफरेंट टाइप के आपके प्लांट्स होते हैं।
ट्रीज होते हैं, क्लियर। तो वो जो ट्रांसपर्ट कर रहे हैं आपके वाटर को, वो वाटर का जो अमाउंट ट्रांसपर्ट कर रहे हैं वो अलग अलग करेंगे। तो अब हम इसको कैसे कंपेयर कर पाएंगे कि ये वाला प्लांट कितना ट्रांसपर्ट कर रहा है वाटर का अमाउंट और ये वाला प्लांट कितना कर रहा है। तो इन सारी चीजों को हम कैसे कंपेयर करते हैं, बाय द ट्रांसपायरेशन रेशियो, क्लियर। ये आपको याद रखना है कि डिफरेंट प्लांट हैं और आपको क्या करना है, वाटर का अमाउंट कंसीडर देखना है कि कौन सा प्लांट कितना अमाउंट कर रहा है। तो हम किससे कंसीडर करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे ट्रांसपायरेशन रेशियो से करेंगे। ट्रांसपायरेशन रेशियो क्या कहलाता है, इट इज अ रेशियो दैट टोटल मास ऑफ वाटर ट्रांसपर्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ, क्लियर। उसकी फुल ग्रोथ तक उसने कितना वाटर का ट्रांसफर्ड किया है, क्लियर, डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपायरेशन रेशियो हो गया है, क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे क्या कि क्रॉप की हम बात कर रहे हैं, फसल की हम बात कर रहे हैं, तो अगर किसी फसल में वाटर की रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी ट्रांसपायरेशन रेशियो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया, ट्रांसपायरेशन रेशियो इंक्रीज इफ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इज इंक्रीज। वाटर रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ेगी क्रॉप की, तो आपका ट्रांसपायरेशन रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर। तो आपकी अब यहाँ पे दो फसलें जनरली कंसिडर की हैं, वो यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हीट के लिए आपका ट्रांसपायरेशन रेशियो क्या होता है, डेट इज 300 to 600। ट्रांसपायरेशन वैल्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 300 से 600 के बीच में मिलेगी। और राइस की हम बात करें तो राइस के लिए वैल्यू आपकी हो जाती है 600 to 80 हो जाती है, क्लियर। अब अगर हम बात करें कि जो आपका ट्रांसपायरेशन होता है और जो हमने प्रीवियस क्लास में एवेपोरेशन हमने पढ़ा है, तो अगर हम इनकी इंडिविजुअल जो कैलकुलेशंस करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसके लिए हम इनकी कंबाइंड स्टडी करते हैं, किसकी, ट्रांसपायरेशन और एवेपोरेशन। तो इसको हमने क्या नाम दिया, एक एवेपो ट्रांसपायरेशन। तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एवेपो ट्रांसपायरेशन। तो एवेपो ट्रांसपायरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो एवेपो ट्रांसपायरेशन मैंने अभी आपको क्या बोला है कि जब एवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन का जो इंडिविजुअल इफेक्ट्स होता है उसको हम नहीं ले पाते हैं, जनरली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो हम इनके इफेक्ट को क्या करते हैं, कंबाइंडली स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एवेपो ट्रांसपायरेशन, क्लियर। तो एवेपो ट्रांसपायरेशन मतलब आप क्या समझोगे कि एवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन, इसको कंबाइंडली हम स्टडी कर रहे हैं, क्लियर। कैसे स्टडी कर रहे हैं, कंबाइंडली स्टडी कर रहे हैं, क्लियर। इस टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय द कंजम्पटिव यूज, और इसको हम CU से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो अगर कोई आपसे बोले कि एवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन क्या होता है, एवेपो ट्रांसपायरेशन कहलाता है, और इसी एवेपो ट्रांसपायरेशन को हम कंजम्पटिव यूज से क्या करते हैं, डिनोट्स करते हैं, क्लियर। अब जो कंजम्पटिव यूज की बात अगर कोई करे या एवेपो ट्रांसपायरेशन की बात करें, तो यह जनरली डिपेंड करता है कि कितना वाटर अवेलेबल है, क्लियर। क्या बात कर रहा हूं मैं कि कितना वाटर अवेलेबल है, क्लियर। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये किस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास वाटर कितना अवेलेबल है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एवेपो ट्रांसपायरेशन जो आपका होता है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन, क्लियर। क्या है आपका पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको आप PET भी बोलते हो। क्या बोलते हो, PET, क्लियर। अब आगे की जो क्लासेस रहेंगी आपकी ये एवेपो ट्रांसपायरेशन की, उसमें अपन शॉर्ट फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। PET की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर। नेक्स्ट आपका सेकेंड इज है एक्चुअल एवेपो ट्रांसपायरेशन, जिसको आप बोलते हो AET। ये आपका क्या कहलाता है, AET कहलाता है। तो एवेपो ट्रांसपायरेशन आपका दो टाइप का हो गया, PET और AET। अब समझते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन। तो पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है, आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना, क्लियर। क्या होता है पहले पढ़ते हैं, व्हेन सफिशिएंट मॉइस्चर इज फ्रीली अवेलेबल। वर्डिंग पे ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, फ्रीली अवेलेबल, क्लियर। Sufficient moisture is freely available to completely meet the need of vegetation fully covering area,
क्लियर। जब मतलब एक आपका प्लांट लगा हुआ है और उसको अपनी ग्रोथ के लिए, वेजिटेशंस के लिए फ्रीली मॉइस्चर मिल रहा है, उसको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इस टाइप के रिजल्टेंट एवेपोट्रांसपायरेशन को हम पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन बोलते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन की बात करें तो क्या कहलाता है कि व्हेन सॉइल मॉइस्चर, जो आपका सॉइल मॉइस्चर है वो कहां पहुंच गया है, अपनी फील्ड कैपेसिटी पर पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है, अपनी फील्ड कैपेसिटी पर पहुंच गया है, तो then the evapotranspiration occurs at its actual rate। मतलब अब जो आपका एवेपोट्रांसपायरेशन होगा वो एक्चुअल रेट से आएगा। क्लियर। और इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन। अब जैसे एक बार हमने यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी को यूज किया है, तो व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी आपकी क्या कहलाती है देखते हैं। तो आपका फील्ड कैपेसिटी क्या होता है कि फील्ड कैपेसिटी it is the maximum quantity of water that the soil can retain against the force of gravity। मतलब वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो आपकी सॉइल के द्वारा किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में रोक के रखा गया है। क्लियर। उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। ठीक है। इसको और डिटेल में आप इरिगेशन सब्जेक्ट में पढ़ोगे, वहां पे सारी टर्म्स और डिटेल में आपको दी गई हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहां पे आपका आता है कि जो पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन होता है वो मेनली किस चीज पर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन मेनली डिपेंड अपॉन क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस या फैक्टर्स। क्लियर। क्लाइमेट्स पर ये डिपेंड करेगा रादर देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, के प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं कि सॉइल आपकी यहाँ पे सैंडी हो रही है या क्लेई हो रही है। क्लियर। तो क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। तो जो आपका पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन होगा वो इन चीजों पे डिपेंड करेगा। अब जो एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन आपका होता है वो लार्जली उसको कौन इफेक्ट करता है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल इसको लार्जली क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, और वेजिटेशन। क्लियर। इस ये दो फैक्टर जो हैं इसको लार्जली इफेक्ट करते हैं। क्लियर। अब आपको एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि एट द प्लेस वेयर पेन एवेपोरेशन डेटा इज नॉट अवेलेबल। हमने अभी एवेपोरेशन की बात की थी कि पेन एवेपोरेशन को हम मेजर करेंगे, तो हमने यहाँ कंबाइंडली इफेक्ट कंसीडर किया है। तो अगर पेन एवेपोरेशन डेटा आपका मिसिंग है किसी जगह का, तो आप वहाँ पे पीईटी को यूज कर सकते हो लैक एवेपोरेशन को एस्टिमेट करने के लिए। क्लियर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, मैंने क्या बोला था एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन में, कि आपका जो मॉइस्चर होगा वो सॉइल मॉइस्चर होगा वो कहाँ होगा, फील्ड कैपेसिटी पे होगा। तो सॉइल मॉइस्चर एट फील्ड कैपेसिटी, अगर आपका सॉइल मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी पे होता है तो एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन जो होगा वो पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन के बराबर होगा। ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, अगर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट आपका डेवलप हो गया है, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो PWP, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे जो आपका प्लांट होता है वो सॉइल से वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है और यहाँ पर आपका जो प्लांट होता है वो सूखना चालू कर देता है। क्लियर। मतलब जो आपका पेड़ रहेगा वो क्या, खत्म होना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। ठीक है। तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको एक और चीज याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है सॉइल की, तो यहाँ पे क्लेई सॉइल में जो एवेपोट्रांसपायरेशन की हम बात करेंगे तो एवेपोट्रांसपायरेशन का जो मैक्सिमम रेट होगा वो क्लेई सॉइल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। क्लियर। तो यहाँ पे हमने समझ लिया है कि ट्रांसपायरेशन क्या कहलाता है, एवेपोट्रांसपायरेशन क्या कहलाता है। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है वो हमको डिस्कस करना है। तो एवेपोट्रांसपायरेशन हमने अभी पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं, एक पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन आपका होता है और एक आपका एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन होता है।
तो पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन को आप कैसे मेजर करोगे? क्लियर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन। क्लियर कि एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन मतलब AET को आप कैसे मेजर करोगे? तो AET को मेजर करने के लिए आपके पास दो मेथड होती हैं, एक होता है फाइटोमीटर, एक होता है आपके पास लाइसीमीटर। क्लियर। अब फाइटोमीटर में क्या होता है कि जो भी आपका एवेपोट्रांसपायरेशन की वैल्यू कैलकुलेट होती है वो कहाँ लैब में कैलकुलेट होती है। क्लियर। वो एक्चुअल फील्ड की वैल्यू यहाँ पर नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम जो जितना भी वाटर ऐड करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए वो कैसा होता है? आर्टिफिशियली होता है। क्लियर। हम टोटली जो वाटर को ऐड करेंगे वो आर्टिफिशियली करेंगे। लाइसीमीटर भी फाइटोमीटर के जैसे ही होता है, लेकिन हम लाइसीमीटर में जो पेड़ की ग्रोथ कराते हैं वो सेम कराते हैं एज अ सराउंडिंग फील्ड प्लांट ग्रोथ के जैसे। क्लियर। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्चुअल वैल्यू भी मिल जाती है। क्लियर। तो ये फाइटोमीटर और लाइसीमीटर से हम AET को मेजर करते हैं। आपको बस ये दोनों नाम याद रखने हैं, यही आपके MCQ क्वेश्चंस में मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन। तो पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन को मेजर करने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक है आपका पेन-मांस इक्वेशन, नेक्स्ट है आपका व्लेनी-क्रेडल्स इक्वेशन। क्लियर। मोस्टली आपके एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन वो इसका पूछा जाता है कि जो पेन-मांस इक्वेशंस होता है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। क्लियर। वर्क कैसे करेगा? तो पेन-मांस इक्वेशन को हमने ड्राइव किया है कैसे? बाय द कंबाइनिंग द एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पेन-मांस इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया गया है। तो एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच पर ये बेस्ड है। इसका जब हम कंबाइंडली इफेक्ट कंसीडर करते हैं तो मुझे पेन-मांस इक्वेशंस को ड्राइव कर लेते हैं। क्लियर। अब पेन-मांस इक्वेशंस क्या होती है? तो ET क्या है आपका? ये आपका डेली पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन होता है, इक्वल्स टू A इंटू HN प्लस EA गामा प्लस A प्लस डिवाइड बाई A प्लस गामा। क्लियर। ये जो आपका यहाँ पे होता है तो जो हम सैचुरेशन वर्सेस टेम्परेचर का कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसकी स्लोप की वैल्यू यहाँ पे A को डिनोट कर रही है। HN आपका क्या होता है? नेट इनकमिंग एनर्जी होती है कि कितनी एनर्जी इनकमिंग में है। क्लियर। गामा आपका जो यहाँ पर है डेट इज द साइक्रोमेटिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है? 0.49 mm होती है। क्लियर। ये आपको इतना याद नहीं रखना है, एग्जाम में इतना नहीं पूछा गया है ये इक्वेशन, आपको सिर्फ प्रिंसिपल पूछा गया है यहाँ पे कि पेन-मान इक्वेशंस का प्रिंसिपल क्या है? डेट इज एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच पर यह वर्क करती है। क्लियर। नेक्स्ट व्लेनी-क्रेडल्स इक्वेशन की बात की थी तो ये इक्वेशन जो है आपकी एम्पेरिकल इक्वेशन है। क्लियर। और इसमें PET की जो आपका पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा और क्या होता है? 2.54 सब्मिशन ऑफ PF इंटू TF अपॉन 100। TF जो होता है डेट इज मीन मंथली आपका टेम्परेचर होता है। क्लियर। और PF आपका क्या होता है? मंथली परसेंट ऑफ एनुअल डे लाइट आवर्स होते हैं। ये जनरली आपका किस पर डिपेंड करता है? लैटिट्यूड ऑफ प्लेस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा PF की वैल्यू? लैटिट्यूड ऑफ प्लेस। तो PF की वैल्यू आपकी जनरली किस पर डिपेंड कर रही है? लैटिट्यूड ऑफ प्लेस पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हमने ट्रांसपायरेशन को समझ लिया है, एवेपोट्रांसपायरेशन को हमने समझ लिया है, इसका हमने मेजरमेंट पढ़ लिया है। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनफिल्ट्रेशन को समझेंगे कि इनफिल्ट्रेशन की वजह से क्या क्या आपके लॉसेस हो रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शंस, ये भी इनफिल्ट्रेशन जो है ये भी आपका एब्स्ट्रैक्शन है, किसमें? प्रेसिपिटेशन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नए दोस्त हमारे चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। थैंक यू।